वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आप सभी को पता होगा मैंने आपका ह्यूमन फिजियो के मैक्सिमम टॉपिक कवर हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपके जितने भी सिस्टम होते हैं जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, जो भी सिस्टम है आपका, ठीक है, हार्मोन वगैरह सब कवर हो चुके हैं आपके। लास्ट टॉपिक बचा है रिप्रोडक्शन का, मैं अभी कवर कर दूंगा इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट आपको टॉपिक सजेस्ट करना है कि नेक्स्ट किस पर मैं वीडियो बनाऊं। ओके, बाकी आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। एक क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आपसे पूछूंगा, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन से। तो हमारे शरीर में आप सभी को पता होगा एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, एक होता है आपके एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर पूछ सकता हूँ कि हमारे शरीर में मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ये फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। तो जो गोनेड्स होते हैं जैसे प्रोड्यूस गैमेट्स एंड हार्मोन, जो हमारे शरीर में गैमेट्स और हार्मोन बना रहे हैं, जो गोनेड्स हैं, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके रिप्रोडक्शन में बट डोंट फॉर्म गैमेट्स। तो आप सभी को पता होगा कि कौन हमारे शरीर में मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो मेल के केस में हमारे हो गए टेस्टिस, और इन द केस ऑफ फीमेल तो फीमेल के केस में हो गए ओवरीज। तो आपको याद रखनी है जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा यानी स्पर्म एंड ओवा बनाएगा, वो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा वो ओनली पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन में, कोपुलेशन में, कोइटस में, बट वो हेल्प नहीं करेगा गैमेट फॉर्मेशन में। जो रिप्रोडक्शन में आपके पार्टिसिपेट कर रहा है वो आपके जितने भी आपके बाकी पार्टनर हो गए हैं, ठीक है, वो आपके आ जाते हैं सेक्स ऑर्गन में। उसके बाद एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन भी होते हैं जैसे जो डिफरेंस करते हैं अपीयरेंस ऑफ टू सेक्सेस, जो दोनों सेक्सेस में अलग अलग होंगे। लाइक फीमेल के केस में ब्रेस्ट होंगे, मेल के केस में ब्रेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, वगैरह, वो आपके एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। The primary sex organs in the case of male are testes and in case of females ovaries. These organs are responsible for producing the gametes and hormones. These hormones function in the maturation of the reproductive systems and development of the secondary sexual characters. Have important roles in the regulating the normal physiology of the reproductive systems. All other organ ducts and glands in the reproductive system are considered as secondary or accessory reproductive organs. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेल की हम बात करें तो मेल में क्या चीज़ें होती हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंड्स, डक्ट्स एंड स्पॉटिंग स्ट्रक्चर्स। मैं ग्लैंड्स की बात करूं तो इनमें होते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। तो सबसे पहले कौन का ग्लैंड आ गया, टेस्टिस आ गए। उसके बाद ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, ए पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। ओके, सेम ही ग्लैंड है। उसके बाद वन प्रोस्टेट ग्लैंड, ओनली सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है। इन कॉन्ट्रास्ट डक्ट्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ एपिडाइडमस एंड पेयर ऑफ बास डिफरेंस, ए पेयर ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट एंड वन यूरेथ्रा। The supporting structure include the pair of spermatic cord and scrotum। देखो स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है आप सभी को पता होगा जिन्होंने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, बट कई बच्चे होंगे जिन्होंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो स्क्रोटम मेल में एक सैक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर रहा, ओनली टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। देखो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो 2 डिग्री सेल्सियस आपका कम रखेगा एज कम्पेयर टू द बॉडी टेम्परेचर। वो रखेगा 35 डिग्री सेल्सियस। क्यों रखेगा, वजह इसकी है कि जो स्पर्म होते हैं वो आपके सर्वाइव नहीं कर पाते हैं 37 डिग्री सेल्सियस में। जो इंजाइम है वो वर्क नहीं कर पाएगा और वो डिस्ट्रॉय कर देगा स्पर्म को। ओके, तो स्पर्म आपके एक्टिव होते हैं 35 डिग्री सेल्सियस में। तो इनको बचाने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर कम रखा रहता है, 2 डिग्री कम। ओके, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Testis, the male gonads, begins their development high in the abdominal cavity near to the kidney. During the last 2 months before birth or short after the birth, they descend through the inguinal canal into the scrotum। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, जिन बच्चों ने ये लाइन समझ ली ना बस क्लियर आपका आराम से। देखो इस लाइन में क्या कहा गया है कि जब तक बच्चा जो है वो माता के गर्भ में है यानी यूट्रस में है, तो यहाँ पर बताया कि 2 महीने से पहले यानी 7 महीने तक आपके जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल कैविटी यानी थोड़ा ऊपर, यानी बोल सकते हैं हम पेट से, मतलब पेट के नीचे ही, पेट के नीचे यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बट जैसे 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 आपके 9 मंथ होने वाले होते हैं, 8th मंथ आपका स्टार्ट हो जाता है, तो आपके जो
इलिंगुअल कैनाल है, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है इलिंगुअल कैनाल। ये ऐसे कैनाल होते हैं जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी से सीधा ज्वाइंट होते हैं स्क्रोटम तक, ठीक है। तो इधर से आपके जो टेस्टिस होती हैं वो नीचे डिसेंड कर जाती है, नीचे चली जाती हैं। एब्डोमेन से कहाँ चली जाती हैं? आपके टेस्टिस में चली जाती हैं, सॉरी आपके स्क्रोटम में चली जाती हैं। स्क्रोटम ए पाउच दैट एक्सटेंड बिलो टू द एब्डोमिनल posterior to the penis, although this location of testis outside the abdominal cavity may seems to make them vulnerable to injury. It provides the temperature about 3 degrees below average body temperature. यहाँ पर 3 लिखा है बट जरूरी आपको याद रखना 2 डिग्री से करता है, ओके। 3 भी हो सकता है मे बी, बट 2 ऐसे आपको याद रखना, 2 नॉर्मल चलता है। दिस लो टेम्परेचर इज नेसेसरी टू प्रोडक्शन ऑफ द वायबल स्पर्म्स, जो मैंने आपको बातों पर बता दिया है। द इनकम्प्लीट डिसेंडेंट ऑफ टेस्टिस वन और बोथ साइड ऑफ द न्यू बॉर्न इज कॉल्ड एज क्रिप्टोचिडियम। क्रिप्टोचिडियम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गए, वो नीचे डिसेंडेड नहीं हुए, यानी वो नीचे स्क्रोटम में नहीं गए। तो उसको एक टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोचिडियम, चिडिसम बोल सकते हैं, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन देख लेना है इसकी। These testes remaining in the abdominal cavity or inguinal canal. Each testis is in the oval structure, a tough white fibrous connective tissue capsule and tunica albuginea. Tunica albuginea आपकी एक क्या बोल सकता हूँ भाई, बाहरी लेयर है, ये आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस है। Surround that testis and extend inward into septa that partition into the organs into lobules. There are about 250 lobules in each testis. Each lobule contain 1 to 4 highly coiled seminiferous tubules. देखो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर आपके 250 आपके लोब्यूल्स प्रेजेंट है। हर एक लोब्यूल में आपके 4 तक, 1 से 4 तक, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, बट 4 होंगे, 4 तक आपके seminiferous tubules बने हुए हैं। That converts to the single state tubules which lead to the reach testis. Short efferent duct exit into testis and interstitial cells या leading cells which provide the male sex hormone. What is the name of the male sex hormone? Testosterone. Are located between two seminiferous tubules which has a lobules. Function of testis: production of viable sperms and synthesis and secretion of क्या? Testosterone hormone. स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, बच्चा के बारे में जानता है, बट मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। Sperms are produced by the spermatogenesis within the seminiferous tubules. Spermatogenesis is divided into the 3 major phases. These are proliferative phase, meiotic phase, post-meiotic phase. और इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ओके। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत डिफरेंस है। Spermiogenesis and spermatogenesis. This is spermiogenesis. Spermiogenesis, it is only a 3-phase: proliferative phase, meiotic phase, and post-meiotic phase. During to the proliferative phase, immature germ cells called as spermatogonia present into the seminiferous tubules divided by mitosis. सबसे पहले क्या होगी? माइटोटिक डिवीजन हुआ। माइटोटिक डिवीजन से आपकी जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिवाइड हुए। सम ऑफ दीज सेल्स एंटर इनटू द मियोसिस एंड बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट्स। जहां आपकी माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुई, यानी इक्वेशनल डिवीजन हम बोलते हैं माइटोसिस को। तो माइटोसिस में जब हमारे गैमेट्स बने तो कई गैमेट्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे मियोसिस 1 में, और कई आपके मियोसिस 1 में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। जो मियोसिस 1 में पार्टिसिपेशन करते हैं वो आगे जाके बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे आगे। They then complete meiosis 1 to become secondary spermatozytes. Secondary spermatocytes then complete the meiosis 2 to become the spermatid, which differentiate into sperms and are released into the lumen of the tubules within the seminiferous tubules and pressed into spermatogonia. There are large cells that extend from periphery of tubules to the lumen. These are large cells of the Sertoli cells which support and nurse the cells. अब जो हमारे बन गए स्पर्म, ये चले जाएंगे सर्टोली सेल में, किसके लिए? नर्समेंट के लिए। वहां पर इनको नर्स किया जाएगा, इनको खिलाया पिलाया जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इनटू स्पर्मेटोजोआ, मोस्ट स्पर्मेटेड साइटोप्लाज्म इज डिस्कार्डेड एज रेजिडुअल बॉडी व्हिच आर द फेगोसाइट्स बाय द सर्टोली सेल्स। Spermatogenesis also depend upon the testosterone secreted by the Leydig cells located into the seminiferous tubules.
यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से देखो, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है, वो आपका माइटोटिक डिवीजन किया। माइटोटिक डिवीजन करने के बाद सम आपके चले गए मियोसिस में, और सम आपके डिस्कार्ड किए कर दिए गए। जो मियोसिस में चले गए उन्होंने आगे जाके बना दिया प्राइमरी स्पर्मेटोज। अभी तक ये डिप्लॉयड कंडीशन में है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन आपका डिप्लॉयड स्टेशन से हैप्लॉयड नहीं कभी नहीं बनाएगा। ये कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं है, ये ओनली सिंपल इक्वेशन डिवीजन है। तो 2n है तो 2n ही रह रहा है। बट जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका मियोसिस 1 में चला जाएगा, तब ये करेगा रिडक्शन डिवीजन, यानी ये बनाएगा nn, ये दोनों nn होंगे, यानी होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और जो आपके दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज प्रोड्यूस टू स्पर्मेटेड। हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है दो स्पर्मेटेड बना रहा है। ओके, और आगे जाके जो स्पर्मेटेड है वो कन्वर्ट हो रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस, यानी नर्समेंट फ्रॉम द सर्टोली सेल्स टू बिकम्स अ मैच्योर स्पर्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है एक कि आपने पढ़ा होगा 2029 के क्वेश्चन पेपर में है कि हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम दी 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपसे आपके पास दिए गए हैं। आपको मैंने बताया कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका बना रहा है दो स्पर्मेटेड या दो स्पर्म, एक बना रहा है दो, तो 50 कितने बनाएंगे 100। तो आप इतना लंबा चौड़ा क्यों खींच रहे हो? ये आपसे पूछा जाता कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने आपके स्पर्म बनाएगा, या 50 प्राइमरी, या मैं बोल सकता हूं यदि आपसे मैं पूछूं कि 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाएगा, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो देखो 50 में आप यहाँ पर देखो, यहाँ चले जाएगा ये रिडक्शन डिवीजन में, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन चला गया, तो इधर 25 इधर 25। ओके, 25 के बाद आपके दोनों 25 होंगे वो अलग अलग बनाएंगे, ठीक है, एक बनाएगा आपका 50 और दूसरा भी 50। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो यदि आपसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पूछा जाए। बट आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपसे पूछा गया है, तो आपको सिंपल याद रखना है कि ये दो ही बनाएगा। 50 पूछा है तो वो 100 ही बनाएगा, 200 पूछा है तो वो 400 ही बनाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखें एक दो बनाता है तो उसका डबल ही कर देना आपको। बाकी यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पूछे हो तो आपको कैसे बताना है इसका। और अगर आपसे पूछा जाए कि 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाएगा, तो देखो 50 आपके पास कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है दो, तो 50 कितने बनाएगा 100। तो हमारे पास आ गया 100 हमारे पास आ गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आपको याद रखना है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका कितने बनाता है, आपके पास कितने बनाता है एक स्पर्मेटोसाइट आपके दो स्पर्मेटेड। तो आपके जो 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो कितने बनाएगा 200 स्पर्म बनाएगा। ओके, तो इधर आंसर आएगा आपका 200। ओके, तो देख लेना इसका आंसर। बाकी हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर देखो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया गया है, बहुत इजी वाला स्ट्रक्चर बताया गया है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत इजी स्ट्रक्चर बताया गया है। यहाँ पर देखो हेड रीजन है, नेक रीजन है, मिड पीस है, प्रिंसिपल पीस है और एंड पीस है। प्रिंसिपल पीस इसको याद रखना। ओके, एक्रोजोम आपको दिख रहा है। एक्रोजोम में कौन सा एंजाइम होता है? एक्रोजोम में आपके पास एंजाइम होता है हायालुरोनिडेज, जो आपका एग की जो बॉल होती है उसको डिसोल्यूशन करने में, उसको डिसोल्व करने में हेल्प करता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी होता है इसके पास, वो तो होगा होगा। साइटोप्लाज्म इसके पास नहीं होगा क्योंकि ये इनहेरिटेंस नहीं करेगा। साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस नहीं करता स्पर्म, याद रखना। हार्मोन कंट्रोल की मैं बात करूं तो hypothalamus has the ultimate control of testis sexual functions because it secretes the gonadotropin releasing hormone GnRH याद रखना हमेशा, that stimulate the anterior pituitary to secrete the gonadotropic hormones. There are two gonadotropic hormones FSH and LH। दो हार्मोन की मैंने बात की है, एक मैंने बात की है FSH की और एक मैंने बात की है LH की। देखो इन मेल्स and females, the males FSH promote the production of sperms। जो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको तेज कर रहा है, यानी स्पर्म्स बहुत सारे स्पर्म बना रहा है। कौन हार्मोन? FSH हार्मोन, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल सेल को ही स्टिमुलेट कर रहा है कि चलो अभी काफी स्पर्म प्रोड्यूस करवाओ। विच आर रिलीज्ड बाय द हार्मोन्स, इसके बाद क्या लिखा है, विच आल्सो रिलीज द हार्मोन्स इनविन। अभी देखो ये आल्सो इनविन हार्मोन को भी रिलीज कर रहा है जो उल्टा इफेक्ट कर देगा।
LH in males have sometimes gives a names इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। जो LH हार्मोन है वो मेल के केस में एक हार्मोन रिलीज करवा रहा है, वो है आपका ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बिकॉज इट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय इंटरस्टिशियल सेल्स which are found into the space between the seminiferous tubules. All these hormones are involved into the negative feedback relationship that maintain the fairly constant productions of the sperms and testosterone. Okay. उसके बाद मैं डक्ट्स की बात करूं तो आप सभी को पता होगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट डक्ट है वो है एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस इज द कोमा शेप्ड ऑर्गन्स 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, lies along the posterior border of the testis and functionally the epididymis is the site of the sperm maturation. यदि आपसे पूछा जाए कि एपिडाइडमस में का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, तो इट इज द स्टोरेज एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। उसके बाद डक्ट ऑफ डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास एफरेंशिया। तो वास डिफरेंस की बात की जा रही है, विद द टेल ऑफ द एपिडाइडमस द डक्ट्स ऑफ द एपिडाइडमस become less convoluted and its diameter, and beyond this point the duct is also known as vas deferens. The dilated terminal portion and duct deferens do ampulla, spermatic cord, ejaculatory duct and urethra। इसके बारे में आप सभी को मैंने बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में। एक्सेसरी ग्लैंड की मैं बात करूं तो सेमिनल वेसिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमिनल वेसिकल। तो ये क्या है? This pair of seminal vesicles are saccular gland posterior to the urinary bladder. Each gland has been short duct that join the ductus deferens at the ampulla to form the ejaculatory duct, which then impacts into the urethra. The fluid from the seminal vesicle is viscous and contain the fructose। ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि सेमिनल वेसिकल्स कौन सा फ्लूइड सिक्रीट करता है, तो वो है भाई आपका फ्रक्टोज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओनली डायग्नोसिस है रेप केस में कि आपका जो फ्रक्टोज है वो हमारे बॉडी से नहीं निकल सकता। ओनली एक ही प्रोसेस है, इंटरकोरेशन या कोइटस, उससे आपका जो फ्रक्टोज है वो बाहर आता है। ओके, विच प्रोवाइड एन एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म्स। प्रोस्टाग्लैंडिन hormone is the most important hormones in the case of male and female both, which contribute to the mobility and viability of sperms. Proteins that cause the slight coagulation reactions and semen after ejaculation। ejaculation के बाद जो आपका थोड़ी सी कोगुलेशन हो जाती है वो हेल्प कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स। प्रोस्टेट ग्लैंड, prostate gland is a structure located just inferior to the urinary bladder, and secretion of the prostate are thin, milky colored and alkaline. This their function to enhance the motility of sperm। देखो आपके जो सीमेन का में थोड़ा मिल्की कलर देगा, या हम बोल सकते हैं पतला कलर देगा, वो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन होती है, जिसकी वजह से स्पर्म की जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड की मैं बात करूं तो दिस इज स्मॉल अबाउट साइज ऑफ द लोकेटेड नियर टू द बेस ऑफ द पेनिस एंड इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्सुअल स्टिमुलेशन। ये सेक्सुअल स्टिमुलेशन का हेल्प कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है। द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड secrete the alkaline mucus like fluid। This fluid neutralize the acidity of the residual urine in the urethra। अब देखो आप सभी को पता होगा मेल के केस में जो यूरेथ्रल पोर है एंड रिप्रोडक्टिव पोर है वो सेम है। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन आपकी यहाँ बोल सकते हैं कौन से बोलते हैं, कौन से प्रोसेस बोलते हैं जिसमें आपके यूरिन आउटपुट निकलता है बाहर? मैचुरेशन? नहीं नहीं, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करना। हाँ, आपके जो प्रोसेस है यूरिनेशन हम बोलते हैं इसको मिक्सचुरेशन। तो जब हम यूरिनेशन कर रहे हैं तो जो आपकी जो एसिडिटी है उसको मेंटेन करने के लिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो रिलीज कर रहा है, जो वो न्यूट्रलाइज कर रहा है उसकी पीएच को, तो इसलिए इस स्पर्म की प्रोडक्शन को ठीक है इनहांस करेगा। तो ये बल्बो यूरेथ्रल काम का हो गया। उसके बाद सीमेन इज द मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स एंड सेमिनल फ्लूइड। अब सीमेन के पास क्या है? सीमेन के पास आपके दो चीज़ें हैं, एक आपके पास स्पर्म प्रेजेंट है जो मेन आप सभी को पता होगा भाई आगे आपके जनरेशन टू जनरेशन मूव करता है, मेन काम उसका ये फर्टिलाइजेशन का। बट जो सेमिनल फ्लूइड है वो भी हेल्प करता है। ये लिक्विड that consists of the secretion of the seminiferous tubules and seminal vesicles, prostate gland, bulbourethral gland। Semen is the slightly alkaline pH and 7.2 to 7.7 due to the higher pH and larger volume of the fluids from the seminal vesicles।
The prostatic secretion given semen is the milky appearance, and seminal fluids provide the sperms with the transportation medium and nutrient. Once the ejaculated liquid semen coagulates within 5 minutes due to the presence of the proteins from the seminal vesicles. यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो इजैकुलेशन हुई, ठीक है, इजैकुलेशन होने के बाद लिक्विड सीमन कोगुलेट्स, जो सीमन है वो कोगुलेट हो जाएगा। जैसे आपके सभी को होता होगा, प्रोटीन आपने देखी होगी, प्रोटीन की कोगुलेशन हो जाती है, यानी इसमें ऐसा होता है ना, एक लिक्विड होता है, लिक्विड कंडेंस होने लग पड़ता है, उसको बोलते हैं कोगुलेट होना। तो कोगुलेट होने लग पड़ेगा विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोटिंग प्रोटीन्स फाइब्रिनोजन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप सभी को पता होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, आपकी ओवरी है, ठीक है। और हम बात करें गैमेट्स कौन है, तो एग है। बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, तो वेजाइना होगी आपकी। उसके बाद जितने भी आपके पार्ट हो गए बाकी, वो सभी आपके होंगे क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। और रही बात सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, तो आप सभी को पता होगा, हर एक बच्चे को आई थिंक पता है। The function of the female reproductive system is ovary to produce the primary functional gametes यानी ova, uterine tubes that transport the secondary oocytes यानी fallopian tube की यहाँ बात की जा रही है, और vagina receives the penis during sexual intercourse and pathways of the childbirth यानी parturition process, parturition process में हेल्प करता है वेजाइना। इनको यहाँ से बच्चा आगे जाके निकलेगा बाहर। ओवरीज, the primary female reproductive organs are two ovaries. The ovaries are located in the shallow depression called as ovarian foci. यहाँ देखो, ओवरीज में यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ओवरीज आर कहाँ पर लोकेट होती है, ओवरीज होती कहाँ है, तो ओवरीज लोकेट होती है ओवेरियन फोशे में। ये एक डिप्रेशन जैसा बड़ा होता है आपका यूट्रस से थोड़ा सा ऊपर। वंस ईच साइड ऑफ द यूट्रस इन द लिटर वॉल ऑफ द pelvic cavity during to the fetal life, the outer surface of the ovary is covered by the germinal epithelial। मैंने टेस्टिस का क्या बताया आपको, टेस्टिस की कवरिंग क्या है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया। बट इन केस ऑफ फीमेल यानी ओवरी, तो ओवरी की कवरिंग होती है जर्मिनल एपिथीलिया। तो ओवरी हैज बीन cortex within ovarian follicles called found into highly vascular medulla. Ovarian follicle consists of the oocyte in the basal stage in development plus of the cells surrounding them. After the release of secondary oocyte, they form the mature follicles known as ovulations. It gives to the corpus luteum. Corpus luteum में काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे it is the yellow color body, it produces the hormones progesterone. After the corpus luteum degenerate, it convert into corpus albicans। इसके बारे में क्वेश्चन पूछाते हैं, देखो आगे आ गया वो, देखो इट लिखा है, इट इज द रिमिनेंट्स द मैच्योर फोलिकल आफ्टर ओवुलेशन। द कॉर्पस luteum produce the hormone known as progesterone, estrogen, relaxin, inhibin, and until it's degenerated into the fibrous scar tissue called as corpus albicans। वो जो वाइट कलर का हो जाएगा, पहले येलो होगा, बाद में वाइट कलर का हो जाएगा। oogenesis प्रोसेस, oogenesis प्रोसेस मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, बहुत ईजी है, बच्चे बच्चे को आती है ये। देखो सबसे पहले हमारे केस में, मेल के केस में होता है स्पर्मेटोगोनिया, फीमेल के केस में होगा ऊगोनिया। जैसे ही ऊगोनिया डिप्लॉयड आपका ये डिवाइड करेगा रैपिडली बाय द माइटोसिस इनसाइड ओवरी। और आप सभी को पता होगा सबसे पहले आर्च्यूसाइड्स बनते हैं, जो लाखों मिलियंस बिलियंस में होते हैं। धीरे धीरे जैसे पॉवर्टी आती जाती है, मतलब 12 या 13 साल तक पहुंचते बहुत कम रह जाते हैं, लास्ट में थोड़े से रह जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रोसेस आप सभी को पढ़े होंगे आपने। एंट्री इनटू द मियोसिस, मियोसिस अरेस्ट आफ्टर द डिफ्लोटिन ऑफ द प्रोफेज 1। ये लाइन समझो, जैसे यहाँ पर देखो एंट्री इनटू द मियोसिस, मियोसिस में एंट्री हुई, मियोसिस अरेस्ट, मियोसिस रुक गई आफ्टर द डिप्लोटेन ऑफ द प्रोफेज। प्रोफेज की डिप्लोटेन में आपकी जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो गई। यहाँ पर बताया होगा, नहीं यहाँ पर बताया ओनली अट्रेशिया के बारे में। तो अट्रेशिया और प्राइमोर्डियल जर्म सेल पढ़ लेना, कुछ नहीं लिखा, इजी बातें ये, पढ़ने वाली बातें ना ये, इसको मैं क्या समझाऊंगा। तो यहाँ पर रुक जाएगी। उसके बाद प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेज बनोमियोसिस में। जैसे ही वो अरेस्ट हुआ, देखो अरेस्ट क्यों हुआ, तो आप सही का पता होगा। आगे इसको जाना है मियोसिस 2 में, यानी इसको अब जो डिप्लॉयड है वो उसको हेप्लॉयड में कन्वर्ट होना आगे जाके। तो जैसे ही ये डिप्लोटीन स्टेज में स्टॉप हो जाएगा मियोसिस प्रोसेस, उसके बाद आपके यहाँ पर आप सभी को पता होगा नॉन डिसजंक्शन के बचने से
यहाँ पर डिजंक्शन होती है, नॉन डिजंक्शन नहीं होती है, डिजंक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता होगा इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आगे प्रोजनी में या आगे गैमेट्स में ट्रांसफर करना है। जैसे प्राइमरी oocyte हमारे में अरेस्ट बन गया, रुक गया, ये भाई कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte आपका फर्दर डेवलपमेंट करेगा और ये बनाएगा भाई ग्रेन्यूल्स, एक पतली पतली लेयर बनाएगा, बट रहेगा डिप्लॉयड ही। बट जैसे ही वो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स आगे ये म्योसिस वन से अरेस्ट होकर म्योसिस टू में घुसा, तो ये बना देगा फर्स्ट प्राइमरी पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट द मेटाफेज ऑफ म्योसिस टू रिलीज फ्रॉम द ओवरी, और ये ओवरी से भाई रिलीज हो जाएगा। तो किस स्टेज में ओवरी से आपका गैमेट्स रिलीज होता है? सेकेंडरी स्टेज में, यानी सेकेंडरी oocyte में। उसके बाद वो एंट्री ऑफ द स्पर्म ट्रिगर्ड द कंप्लीटेशन ऑफ द म्योसिस टू। यहाँ पर देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, ऐसे म्योसिस जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो आगे डिवाइड नहीं करता, पता होगा आपको। एंट्री ऑफ द स्पर्म्स ट्रिगर द कंप्लीशन ऑफ म्योसिस टू। म्योसिस टू तभी होगी जब स्पर्म की एंट्री होगी। यदि स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो वो सेकेंडरी oocyte भी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो आगे मैच्योर मैमेलियन एग में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, समझने वाली बात है, आप मैक्सिमम बच्चे समझ गए होंगे इस लाइन को कि एंट्री ऑफ द स्पर्म ट्रिगर्स द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस टू। मियोसिस टू तभी कंप्लीट होगी जब तक आपका स्पर्म मिलेगा, अगर स्पर्म नहीं मिला वो आपका डिजनरेट हो जाएगा। वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लास्ट प्रोसेस आपके जो 28 डेज की है, ठीक है, उसके थ्रू आपकी जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एग आपका बाहर निकल जाएगा। बट मियोसिस टू होगी तो इट्स मीन्स आपका स्पर्म एग को मिल गया है, तभी मियोसिस टू हो रही है। तो याद रखना, मियोसिस टू तभी होगी जब हमारे केस में जो स्पर्म है वो फीमेल में या फीमेल की एग में आ जाएगा, तभी मियोसिस टू होगी। अगर ऐसे मियोसिस टू नहीं होगी, मियोसिस टू नहीं होगी। ओके, as the mentioned earlier, ovarian follicle consists of the oocytes and various stages of the development। यहाँ पर तो प्राइमरी oocyte बताया गया है, प्राइमोर्डियल सेल्स बताया गया है, ठीक है, जोना पेलिसुडा के बारे में बताया गया है, थिक्का फॉलिकल के बारे में बताया, पढ़ लेना, बहुत ही चीज़ बातें हैं। उसके बाद मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल सून रप्चर्स एंड रिलीज इनटू सेकेंडरी oocyte, ये प्रोसेस नोन एज ओवुलेशन। जैसे आपकी ओवुलेशन हुई उसके बाद आप सभी को पता होगा आफ्टर द ओवुलेशन द रप्चर फॉलिकल कोलैप्स एंड टू फॉर्म द कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम बना, और कॉर्पस लुटियम क्या करेगा अभी? अभी ये प्रेगनेंसी को अकर, इफ प्रेगनेंसी अभी तक नहीं हुई है, ध्यान पढ़ो, ये प्रेगनेंसी डज नॉट अकर देन कॉर्पस लुटियम डीजनरेट इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स। बट अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो कॉर्पस लुटियम डीजनरेट नहीं होगा और रिलीज कर देगा भाई हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन आपका रिलीज हो गया तो ये आगे आपके ओवुलेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा 9 मंथ तक। ओके, हार्मोन कंट्रोल में बताया गया है, यहाँ पर भी FSH और LH हार्मोन का ही मेन रोल है। उसके बाद यूट्रिन ट्यूब बताई गई है, तो यूट्रिन ट्यूब आपने पढ़ी होगी। वेजाइना के बारे में बताया गया है कि आप सभी को पता होगा, वेजाइना इज ट्यूबुलर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइबरस कैनाल लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सटेंडेड फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी यूट्रिन का सर्विक्स। भाई बातें हैं, सिंपल बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी बातें समझने वाली ये बात है, यहाँ पर देखो, द हाइमन इज द ऑर्डिनरी रप्चर बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स or otherwise types of physical activities. Sometimes the hymen completely covers the orifice and a condition called as imperforate hymen, जहाँ पर सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है। यदि हाइमन आपकी कंप्लीट वेजाइना को या वेजाइना ऑरिफिस को कवर कर देगा तो उसको हम बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमन। और इम्परफोरेट हाइमन आपकी बन गई है तो यानी आपको अब सर्जरी करानी पड़ेगी, सर्जरी के थ्रू वो अब कटेगा। इसके वजह से होता क्या है, ये परमिट करता है डिस्चार्ज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। यदि आपको हाइमन आपकी वेजाइना ऑरिफिस को क्लोज कर रहा है तो वो भाई दिक्कत कर रहा है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे डेथ हो जाएगी। तो इसलिए आपकी सर्जरी यहाँ पर नीड होती है, बहुत अर्जेंसी होती है जैसे ये कंडीशन आ जाए तो। वल्वा के बारे में बताऊं तो वल्वा के आप सभी को पता होगा 2 पार्ट होते हैं। द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल इज नोन एज कलेक्टेड एज वल्वा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि वेजाइना इज द एक्सटर्नल फीचर ऑफ द फीमेल, बट वेजाइना इज नॉट एक्सटर्नल। यहाँ पर आप पढ़ सक रहे हो, वेजाइना तो आपकी इंटरनल है। यहाँ पर देखो
ये एक्सटेंड हुई है एक्सटीरियर की तरफ, बट इज नॉट ए एक्सटर्नल, या बोल सकते हैं एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी, इट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी। वल्वा इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सो कंफ्यूज मत होना वल्वा और वेजाइना में, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटल organ of the female is known as vulva. The vulva include two large hair covered fold skin known as labia majora and labia minora। काफी क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेविया माइजोरा एंड लेविया माइनोरा। दे एक्सटेंड फॉरवर्ड बाय द वेजाइनल ओपनिंग टू एनसर्कल एंड फॉर्म ए फोर स्किन फॉर द ग्लैंड क्लिटोरिस। क्लिटोरिस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछने जाओ तो वो तो डिपेंड करेगा टीचर पर, बट क्लिटोरिस को आपको छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। द ग्लैंड क्लिटोरिस बोलते हैं हम इसको, इट इज द ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल अरेज एंड फीमेल। इसमें हम बोलते हैं, जैसे पेनिस के केस में हमने बोला कि जो हमारा ग्लैंड था, हमने किस ग्लैंड की बात की थी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नीचे आपका बल्बो कॉर्पस ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड को हमने बोला कि ये आपकी हेल्प करता है स्टिमुलेशन में। तो इधर आपके जो ग्लैंड क्लिटोरिस है वो आपका हेल्प करता है किसमें, सेक्सुअल अरेज में, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के स्टिमुलेशन में आपका हेल्प करता है, लाइक पेनिस कंटेन द साफ ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यू दैट बिकम एनर्ज फॉर द ब्लड ड्यूरिंग टू सेक्सुअल स्टिमुलेशंस। द क्लेफ्ट बिटवीन एंड लाबिया माइनोरा कंटेन द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा एंड द वेजाइना। बट इन केस ऑफ फीमेल, द यूरेथ्रल ओपनिंग्स एंड वेजाइना ओपनिंग्स, या बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पोर्स, इज बोथ आर डिफरेंट, बट इन केस ऑफ मेल बोथ आर सेम। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट टर्म है ये। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करूं तो रिप्रोडक्टिव साइकिल में आती है आपकी ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल तो आती होगी आपको, इसके बताने की जरूरत है कोई, आई थिंक नहीं है यार, कर लोगे इसको आप। यूरिन साइकिल तो आपकी यहाँ पे यूट्रन साइकिल है, मैचुरेशन फेज आपका, प्रोलिफरेशन फेज, सेकेंडरी फेज, मेनोपोज। मेनोपोज के बारे में जानते हो, जानते हो यार, आपने बेसिक किया है। 45-55 ईयर्स तक आपके जो फीमेल में आपकी जो ये प्रोसेस होती है ओवुलेशन वाली, ये नहीं होगी, यानी एग नहीं बनेगा। एग नहीं बनेगा तो ऐसे आपकी जो मेनोपॉज आ जाएगा, मेनोपॉज आ जाएगा तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो आप आगे जाके किसी बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। ओके, सिंपल बात है। तो हो गया खत्म, हाँ हो गया, ये इसको पढ़ लो। फॉलिकल फेज आपका डे फट, हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो देखो इसमें लास्ट टॉपिक पढ़ लो आराम से, देख लो लास्ट पेज है। फोलिकुलर फेज, ये आपका डे फर्स्ट से डे 13 तक आपका कौन सा फेज चलता है, फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज में हो क्या रहा है, FSH सिक्रेट हो रहा है, एस्ट्रोजन सिक्रेट हो रहा है, और फोलिकल मैचुरेशन हो रही है, यानी ग्राफिन फोलिकल बन रहा है। जैसे ही ओवुलेशन हुई, यानी 14, 15 और 16, ये 3 डे होते हैं, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है, याद देखना 3 दिन है, 14, 15 और 16। ये जो 3 डे हैं, इधर आपका LH स्पाइक कर जाएगा, स्पाइक कर जाएगा, यानी आपकी जो एग है वो रिलीज हो जाएगा, यानी एग रेडी है स्पर्म से मिलने के लिए। यदि इसमें स्पर्म एग से का मिल गया तो इट इज 99% की वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। But in case of day 17, day 18, day 19 and so on, the LH secretion continue, progesterone secretion prominent and corpus luteum form। यहाँ पर corpus luteum बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट जैसे ही मैंने कहा कि 14, 15 और 16 दिन में डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यदि स्पर्म की एंट्री हो गई है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो कॉर्पस लुटियम आपका रहेगा, कॉर्पस लुटियम डिजनरेट नहीं होगा। यूट्रिन साइकिल इवेंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी होती है 1 से 5 डेज तक चलती है, कईयों में 3 डे भी चलती हैं, तो ये डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल। एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होती है, जो यूट्राइन की जो बॉल होती है, व्हाट इज एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इज द बॉल ऑफ यूट्रस, ये ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। प्रोलिफरेटिव फेज में आपकी ये रिबिल्ड होती है, दोबारा बनने लगती है 6 से 13 तक। 15 से 28 तक ये दोबारा भी थिकन हो जाती है और सेकेंडरी सिक्रेशन में हेल्प करती है। एज्यूम करो कि ये 28 डेज तक साइकिल चलती है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।